बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, दिन बेहतरीन गुजार रहे होंगे और आगाज़ आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। सेहत जो है जनाब, आप उसका भरपूर ख्याल कर रहे होंगे और कुछ लोग वॉक से वापस आ रहे होंगे, कुछ वैसे जा रहे होंगे और कुछ को जिंदगी भगा रही होगी। खैर ये तो एक अलग इशू है। मैं हूँ ज़हर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी जी बिल्कुल, मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और मैं ये कहने लगी थी कि कुछ लोग होंगे जो बच्चों को छोड़कर वापस आ रहे होंगे। स्कूल खुल चुके हैं जी, स्कूल यस तो जनाब, आपके दिन को मजीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान फाइनली जो फाइनल फोर मरहले में है वो श्रीलंका को शिकस्त दे चुका है और अब फाइनल में पहुंचने के सिर्फ चांसेस जो हैं वो मजीद बढ़ते हुए वैसे नजर आ रहे हैं। और फाइनल में एक बार फिर जी पाक भारत टाकरा होगा और इम्कानात बताए जा रहे हैं और आगे चलकर इस पर बात भी होगी और देखेंगे क्या बहुत जरूरी है जी, इस पर तो बात करना आप सब लोग जानना चाहते हैं। इस पर सेहत के हवाले से भी बात होगी। आजकल मर्दों खवातीन में बालों के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग गंजपन का शिकार हो रहे हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर भी हम बात करेंगे। मसाइल के हल के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन क्या इकदाम कर रही है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे। न्यूयॉर्क इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा वहाँ बैठकर जी डिस्कशन करें और जो मौजूए बहस है वो है गजा की सूरत हाल। इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ प्रोग्राम में जी ज़हनी मसाइल की भी बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और ये ज़हनी और नफ्सियाती सेहत को किस तरह से मुतासर करती है, इस पर माहिर नफ्सियात में ज्वाइन करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, इस मसले का हल जानना जरूरी है। पहले जरा खेल के हवाले से आपको अपडेट दे देते हैं। एशिया कप का सनसनीखेज जो मुकाबला हुआ, कौमी टीम ने जनाब सुपर 4 मरहले में बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली है। ग्रीन शर्ट्स ने बासानी श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अबू धाबी में खेले जाने वाले मैच में श्रीलंका ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए, जबकि देखा जाए तो जवाब में पाकिस्तान ने 134 रन का हदफ सिर्फ 18वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद श्रीलंका एशिया कप से तकरीबन बाहर हो गई है और कौमी टीम के फाइनल में पहुंचने के चांसेस बढ़ चुके हैं। कल ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश से टकराएगी और इस कामयाबी के बाद तवक्को की जा रही है कि शायकीन क्रिकेट को एक बार फिर पाक भारत टाकरा देखने को मिल सकता है। और कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि टीम पाकिस्तान फेवरेट है बांग्लादेश के मुकाबले में। और उज़ैर, मैच के दौरान ना बहुत दिलचस्प मनाजिर भी देखने में आए और हमने देखा कि जब अबरार ने हासरंगा को बोल्ड किया तो उन्होंने फौरन ही उनके अंदाज में सेलिब्रेट किया और उसके बाद जब श्रीलंका के हासरंगा ने फखर जमान का जब कैच पकड़ा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर साइम अयूब को बोल्ड करने के बाद अबरार अहमद ने वही तर्ज अपनाया जो अबरार अपनाते हैं। तो मैच के इख्तिताम पर फिर हमने देखा दोनों क्रिकेटर्स ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और एक दूसरे से गले मिले और लम्हे को खूब एंजॉय किया, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रहा है और शायकीन भी इस हवाले से खूब दाद दे रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट। शुएब साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में कौमी टीम की कारकर्दगी गुज़श्ता मैचेस से कितनी मुख्तलिफ नजर आई है और आगे क्या हम यही कारकर्दगी का तसलसल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें बेहतरी भी आ सकती है? बहुत शुक्रिया आप दोनों का। माहम मेरी कोलीग भी रही हैं समा में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात ये है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छी है, तो दिल तो बहलाना चाहिए। एक फतह मिली है और हमें खुश भी होना चाहिए कि हमें कामयाबी मिली है। और श्रीलंका कदरे बेहतर टीम है। ओमान जो है वो कमजोर रही था, लेकिन श्रीलंका बेहतर टीम है। लेकिन मैंने कल ही शो में बात की थी कि ये जो मैच था ये दो अच्छी टीमों के दरमियान नहीं था, दो कमजोर टीमों के दरमियान था कि इनमें से कौन सी टीम ज्यादा कमजोर है और कौन सी टीम कम कमजोर है। तो ये पता चल गया कि श्रीलंका ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान ने कदरे बेहतर खेल का मुजाहरा किया, लेकिन एक मौके पे आप लोगों ने मैच देखा होगा तो मैच हलक में आ गया था, सांसें अटक गई थी कि 80 पे गालिबन पाकिस्तान की आधी टीम लौट चुकी थी। लेकिन सबको पता है कि अबू धाबी में जब मैच होता है तो वहां पे दूसरी बारी वालों को एडवांटेज होता है। आपको याद होगा अब्दुल रज़ाक ने भी बड़ी तारीखी इनिंग खेली थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इसी ग्राउंड पे। तो इस ग्राउंड पे चेस करने वाली टीमें आसानी उनको रहती है। पाकिस्तान
टीम को आगे जो है वो इम्तिहान कड़े हैं उसके, जाहिर है पहले बांग्लादेश से जुमेरात को टकराएंगे, फिर उसके बाद फाइनल जिस पे सबकी नजरें हैं और पूरी कौम जो है वो दुआ कर रही है कि हम जो है वो जाएं, मैच जीतें, और जो बैक टू बैक इंडिया से हमें 4 शिकस्तें हो गई हैं नकवी के दौर में, तो कम अज कम उसका हम अजाला कर सके। और क्या ही खूबसूरत दिन होगा कि फाइनल आप जीत जाएं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की याद दोबारा ताज़ा होगी। वहां भी फाइनल जीते थे, अल्लाह करे I wish। और हम सब दुआएं तो कर रहे हैं कि एक बार वैसे भारत को हरा ही दें, क्योंकि फाइनल्स और फाइनल तो भारत के साथ जब टाकरा होता है वही समझा जाता है। लेकिन अभी ये जो मैच जीते हैं, और पहले हमने देखा कि वो मैच भारत से जो हारे हैं, उसके बाद इस मैच के जीतने में क्या तब्दीलियां आई परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से हम ये मैच जीत सके? देखिए, हम सिर्फ इस वजह से मैच जीते कि हमारा ओपोनेंट जो है वो बड़ा कमजोर था। बाकी तो हमने सब ऐसा ही किया। आप देखें ना, कोई बहुत ज्यादा स्कोर हम नहीं, जाहिर टारगेट छोटा था, हमने उनको जल्दी आउट कर लिया। लेकिन एक जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि उनकी टीम 60 से भी कम पे, आधी टीम यानी कि 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद वो 133 रन बना गए। ये मेरे ख्याल से कि ये अलार्मिंग है। कोई बड़ी टीम होगी, जाहिर है इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी टीम इंडिया ही है, तो इंडिया आपको इतना मौका नहीं देगा। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर किसी टीम को जल्दी काबू करना है तो फिर गो फॉर किल जाना है, मतलब विकेटों पे विकेटें गिराते हुए जाना है। फिर आपने जो है वो चीजों को मोहतात लेके नहीं चलना, रिलैक्स नहीं हो जाना। अल्लाह करे पाकिस्तान ये मोमेंटम बरकरार रखे, क्योंकि बांग्लादेश वो टीम है जिसने इसी श्रीलंका को शिकस्त दी हुई है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, अभी रिसेंट बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया भी हुआ है, तो उस मैच में पाकिस्तान जब जाएगा तो वहां से पाकिस्तान का पता चलेगा। अच्छी इस मैच की पॉजिटिव बातों में से एक ये भी है कि हमने 18वें ओवर में टारगेट हासिल कर लिया, 2 ओवर पहले। यकीनी तौर पे इसका भी पाकिस्तान को आगे जाके फायदा होता है कि अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है ग्रुप में, तो कि रन रेट पे मामला अगर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए वो बेहतर सूरत वहां पे नजर आ सकती है। तो दुआएं हैं कि पाकिस्तान जीते, फाइनल में पहुंचे और फाइनल में जाके पाकिस्तान जीते। लेकिन जो कैप्टन है उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। हम देखें कि सलमान आगा दबाव का कोई शिकार नजर आते हैं, बैटिंग में वो कारकर्दगी नहीं है, मुसलसल सवालात उन पर उठ रहे हैं। ये आखिर हम देख रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी में इतना डिक्लाइन क्यों है? उज़ैर, मामला यही है कि जब एक बंदा जो है वो किस काम के लिए तैयार ना हो, उसको जिम्मेदारी दे दी है। देखिए, जब से सलमान अली आगा कप्तान बने हैं तब से एक बात जो है बार बार डिस्कस हो रही है, वो ये हो रही है कि क्या सलमान अली आगा की T20 में जगह बनती है? तो एक खिलाड़ी जिसकी T20 में अगर जगह नहीं बनती और उसको आप कप्तान बना दे तो वो डबल दबाव का शिकार है इस टाइम। सलमान अली आगा वनडे का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है, ठीक है, लेकिन T20 में पहले उस पर यह दबाव है कि मैंने अपनी जगह जस्टिफाई करनी है, फिर दूसरा दबाव यह है कि मैंने कप्तानी अच्छी करनी है, फिर तीसरा दबाव यह है कि बैक टू बैक इंडिया से 2 मैच हो चुके हैं और तीसरा मैच जो है वो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को खेलना है। तो ये कोई कम प्रेशर नहीं होता, इस दबाव से बड़ों की परफॉर्मेंसेस पे जो है वो असर पड़ता है। लेकिन यही दबाव फिर कप्तान से ज्यादा उनका कसूर है जिन्होंने बिला वजह उनको ये जिम्मेदारी दी है जिसके लिए वो तैयार नहीं है। गैर बड़ी बात है कि आप ये बात कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान में तो आजकल उन जिम्मेदारों की कोई बात ही नहीं कर रहा, जो असल जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्रिकेट को डिक्लाइन पे ले जाने के, तबाही से 2-4 करने पे, पाकिस्तान क्रिकेट को तजर्बागाह बनाने पे। अच्छी बातें कर लेते हैं पाकिस्तान। लेकिन शोएब, हम तो शुरू से बात करते आ रहे हैं, जो सर्जरीज की बातें हो रही थी वो सर्जरीज दिखाई तो नहीं देती। माम, आप पुरानी शरारती हैं, आप नई शरारती नहीं है। मैंने इसलिए आपका जिक्र किया कि हम कोलीग जब थे तब भी मुझे पता था कि आप तब भी जब मेरा बीपर वगैरह लेती थी तो बड़े चुभते हुए सवाल कर लेती थी। तो सर्जरी को अभी पीछे ही रहने दे, आज जीते हैं, आज जीत की बात कर लेते हैं। अगर हमने सलमान अली आगा की बात कर ली है, साइम अयूब की बात कर लें, उनसे भी बड़ी उम्मीदें रही हैं। उनके बारे में कहा जाता है उनका जी बहुत अच्छा स्टाइल है, उनको मैच के बारे में, गेम के बारे में अवेयरनेस भी बहुत है, रिस्की शॉट्स भी बहुत खेलते हैं और उनके पास वैरायटी भी बहुत है, लेकिन वो भी मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उनकी फिर क्या वजह है? माम, वो एक उर्दू का मुहावरा सा है, अगर मैं सही से दोहरा सकूं, कि जिन पत्तों पे किया तकिया वो पत्ते ही हवा कराने लगे। तो साइम अयूब का भी यही मामला है कि हमने उनसे उम्मीदें लगा ली थी और वो उम्मीदें हमने उनसे एज अ बैटर लगाई थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनको तुल गई या बॉलर बनाने पे। तो उनका तो वो हिसाब हो गया, ना वो तीतर रहे हैं, ना वो बटेर रहे हैं, ना उनसे बॉलिंग हो सकती है, बॉलिंग वो है ही नहीं। वंस इन अ ब्लू मून वो परफॉर्म करके दे सकते हैं, बट वो बॉलर नहीं है।
उसको जबरदस्ती आप बॉलर बना रहे हैं, इस सिलसिले में उसकी बैटिंग से तवज्जो हट गई है। यही पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने शादाब खान से किया था। वो एक अच्छा बॉलर था, जबरदस्ती उसको ऑलराउंडर बनाया। यही हसन अली के साथ किया, वो एक अच्छा बॉलिंग बॉलर था, उसको जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाया। यही शाहीन अफरीदी के साथ किया कि वो एक अच्छा बॉलर था, उसको जबरदस्ती 2-4 छक्के लगाने के बाद ऑलराउंडर बना दिया। यही नसीम शाह के साथ किया कि वो एक अच्छा बॉलर था, जबरदस्ती उसके 2-4 छक्कों की वजह से उस पर डाल दिया कि जी तुम ऊपर जाके बैटिंग करना शुरू करो। साहब, आप जरा कुछ आज ज्यादा मुझे मायूस थोड़े से लग रहे हैं, नाउम्मीद लग रहे हैं। कोई आपको बांग्लादेश की कारकर्दगी से खतरा तो नहीं महसूस हो रहा आने वाले मैच? उज़ैर, मुझे तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से खतरा महसूस हो रहा है। मैं अपोनेंट को तो देख ही नहीं रहा, मैं खुद कमजोर हूं। मैं पाकिस्तान की हैसियत से ये बात कर रहा हूं, पाकिस्तान टीम खुद कमजोर है तो मुझे दूसरों का खतरा क्यों होगा? असल बात ये होती है, अगर आप घर से कमजोर हो तो आपके बाहर वालों के सामने आपकी टांगे कांप रही होती हैं। तो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान मोमेंटम पकड़ ले, ये जीत को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट ना करे, श्रीलंका वाली जीत को। ये जरूर है कि आपकी फाइनल के लिए रास्ता हमवार हो गया है, एक उम्मीद रोशन हो गई है। बट मामला वहीं पे खड़ा है कि क्या हम बांग्लादेश को तो चलो हराना चाहिए, हरा भी सकता है पाकिस्तान, लेकिन क्या हम इंडिया को कंप्लीट कर पाएंगे? वहां देखें वो किस तरीके से बात कर बतंगड़ बना रहे हैं, किस तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखना है तो फिर बांग्लादेश से ज्यादा नजरें हमारी भारत में होनी चाहिए कि बांग्लादेश को हराएं, भारत से जाके टकराएं और फिर भारत को शिकस्त देके ये जो बैक टू बैक हमें मुसलसल 4 शिकस्तें हो गई हैं, इनका कुछ अजाला कर सके। जी, और हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और यकीनन अब भारत से भी अगर मैच होने जा रहा है तो शाहीन शाह को कैसे भूल सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ बेहतरी नजर आ रही है। अगले मैचेस में शाहीन अफरीदी से बेहतरी की कितनी उम्मीद रखनी चाहिए और वो आइंदा मैचेस में इससे भी ज्यादा क्या बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? मान देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो माहिर नफ्सियात को टीम के साथ लगाया है। मैं समझता हूं कि शाहीन अफरीदी के साथ एक अलग सेशन करना चाहिए। शाहीन अफरीदी को बताना चाहिए कि तुम शाहीन अफरीदी हो। शायद शाहीन अफरीदी ये भूल गए कि वो शाहीन है जो पाकिस्तान को फतुहात दिलाती रही है। ये वही दुबई है जहां पे अकेले शाहीन ने इंडिया का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया था। अकेले शाहीन की वजह से पाकिस्तान वो तारीखी 10 विकेटों वाली कामयाबी हासिल कर सका था कि उन्होंने इंडिया की मजबूत और लंबी बैटिंग लाइन को परखच्चे उड़ा के रख दिए थे। तो शाहीन को बिठाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम करते रहे हो, अब भी तुम करो। एक अकेला सेशन सिर्फ शाहीन के साथ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन शायद कहीं दबाव का शिकार है, उन्हें या तो खुल के अपनी जो है वो परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है, यानी कि वो जो चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करने दिया जा रहा। उनको समझाएं, टीम मैनेजमेंट को भी समझाएं कि इसको फ्री हैंड दें। जिस तरीके से आज मैंने देखा था कि मोहसिन नकवी की एक मुलाकात हुई है पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद और अजहर महमूद से, उसके टिकट्स जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आए उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ। ऐसे ही शाहीन अफरीदी को भी बिठाएं, उसको फ्री हैंड दें। शाहीन तुम जाओ, तुम कर सकते हो, तुमने करके दिखाना है। शाहीन करेगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी तुम एक मशीन हो, हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जाके करो, वही करो, तो वो वैसे नहीं कर सकेगा। कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनको फ्रीडम चाहिए होता है, जो शाहीन अफरीदी उनमें से है। अच्छी बात है कि उनका ऑन एंड ऑफ रिदम जो है ना वो आता आ रहा है। चलिए शोएब, ये तो होगी परफॉर्मेंस की बात। दूसरी हम देखें अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करें तो भारत की जानिब से तो वो नजर नहीं आता, लेकिन इस मैच में देखें तो हासरंगा और अबरार की जो हमने वो दिलचस्प मनाजिर देखे हैं, एक दूसरे को वो सेलिब्रेट करते रहे हैं, वो कितने खूबसूरत मनाजिर थे। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो मुजाहिरा किया उस पर आप क्या कहें? माम, जो भारत का आपने नाम लेके ना वो कहते हैं ना मजा ही किरकिरा कर दिया। उनका और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ऐसे ही ताल्लुक है जैसे आप कह सकते हैं कि आग और पानी की दोस्ती। उनका कोई बनता ही नहीं है। मतलब उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पे वो सवाई शर्मिंदगी का कुछ नहीं है, इसलिए भारत को हम साइड पे कर देते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे विजुअल्स आए हैं। आप देखें जिस तरीके से हसरंगा जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरीके से बाद में बाबर आजम जो इमरान है वो जाके उनसे मिल रहे हैं, तो एक अच्छी थी ना। देखिए, यही तो खेल की खूबसूरती है कि आप थोड़ी देर पहले टकरा रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है ना वो आप जप्पियां डाल रहे होते हैं, खुशगपियां लगा रहे होते हैं। माजी में ऐसे ही होता था कि विराट कोहली आता था, पाकिस्तान टीम के साथ मिल जाता था। पाकिस्तानी खिलाड़ी, मुझे याद है कि बुमराह के बच्चे की पैदाइश हुई तो शाहीन अफरीदी उनको मिठाई दे रहे थे। ये विजुअल्स आने चाहिए भाई। खेल को खेल रखें। इंडिया ने तो खेल का तमाशा बना रखा है, फिर पाकिस्तान ने भी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की हरकतें स्टेडियम में की हैं नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ खेल पे करना चाहिए, जो जिसका काम है बिल्कुल जवाब जो है ना वो कारकर्दगी से देना चाहिए। शोएब, आप ठीक कह रहे हैं। और इस तरह के मनाजिर जो है वो शायकीन के लिए भी बहुत तवज्जो का मरकज होते हैं और वापस उनको स्टेडियम में लाने के लिए बड़ा हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ शायकीन ये भी कह रहे हैं, हम देख रहे हैं एक्सपर्ट जनाब, कि वो अब बाबर और रिजवान का जो तजर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको भी मिस कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि वाकई उनकी कमी जो है वो महसूस की जा रही है टीम की कारकर्दगी में? उधर बाबर के कप्तानी में पाकिस्तान 6 आईसीसी के इवेंट हार गया, 6 आईसीसी के इवेंट, और इसमें सिर्फ कप्तानी से नहीं आ रहा, बाबर की अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। 2021 के बाद उनके बल्ले को जो जंग लगा है वो आज तक जंग उतरा ही नहीं है, ठीक है ना। उनके बल्ले पे गर्द लग चुकी है लेकिन रन्स नहीं निकल रहे उस बल्ले से। तो बहरहाल जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि बाबर आजम वापस आ गए हैं टीम में। अच्छा। मोहम्मद रिजवान भी टीम में वापस आ गए हैं। अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होना है इस इवेंट के बाद, तो उसमें आप ये दोनों खिलाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये असूली फैसला हमारे जराये ने इसकी तस्दीक कर दी है। तो ये तो जो बाबर आजम के फैन है, शायकीन है, उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं ये समझता हूँ कि मातम का दिन है, क्योंकि बाबर आजम की वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हमारे पास बैकअप नहीं है। आप इंडिया को देखें कि इंडिया ने अपने मुसलसल बैकअप बनाए हैं। जब बाबर आजम कप्तान थे, बाबर आजम टीम के साथ थे, ना वो छोटी टीम के खिलाफ मैच छोड़ते थे, ना छोटा टूर छोड़ते थे, ठीक है ना वो अपने दोस्तों को बाइक उठाते थे, ना किसी और को अंदर आने देते थे। अगर तब उन्होंने अकलमंदी से काम किया होता, छोटे मैचेस में खुद बैठ जाते, दूसरे बेंच स्ट्रेंथ को मैदान में उतारते, अपने दोस्तों को रेस्ट करवा देते, बेंच स्ट्रेंथ को लेकर आते या जो परफॉर्मर थे उनको लेकर आते, तो आज टीम बड़ी होती है। साहिबजादा फरहान मुसलसल परफॉर्म करता रहा, इसको बाहर रखा गया। अगर वो उन दिनों में खेल रहा होता तो आज ये मंच के कम से कम अभिषेक शर्मा से ज्यादा अच्छा बैटर बना होता, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने टैलेंट को जो है ना वो ग्रूम ही नहीं किया। कामरान गुलाम एक थे पाकिस्तान के वनडे के, सही है ना, मुसलसल परफॉर्म करते रहे, लेकिन उनकी 1-2 फेलियर के बाद उनको बाहर कर दिया गया। साइम अय्यूब को 30-40 मौके दिए गए हैं। मैं शर्जील खान की स्टेटमेंट पढ़ा तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इतने मौके शर्जील को दिए होते तो शर्जील इस टाइम पता नहीं कितने रिकॉर्ड बना चुका होता। साइम अय्यूब को बाबर की दोस्ती का सिला मिल रहा है और ये टीम दोस्तियों की वजह से ही आज तबाह हो रही है। सही। तो अच्छा शोएब, आप आने वाले वक्तों में पाक भारत टाकरा देख रहे हैं या पॉसिबिलिटी है कि भारत ही मैच हार जाए और वो फाइनल मैच 2 मैचेस हैं उसके? माम थोड़ी आवाज आपकी कम आई थी, मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान और भारत के फाइनल की बात कर रहे हैं। फाइनल की मैं बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ भारत के आगे 2 मैचेस हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि भारत मैच हार जाए और ये फिर फाइनल जो है पाक भारत टाकरा हो ही ना। देखिए, एक बात तो बासित अली की मुझे स्टेटमेंट याद आ गई आपकी, उससे कुछ अर्सा पहले बासित अली ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि बाज़ दफ़ा टीमें जो हैं वो डेलिबरेटली भी मतलब जो है वो उनके नताइज वो देखती हैं कि आगे किसको बाहर करना है, किसको इन करना है। तो इस भारत की टीम को अगर हम देखें तो मैं नहीं समझता कि ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान का सामना करने से कतरा रही होगी। ये तो चाहेंगे कि पाकिस्तान से सामना हो। जब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, तो मैं उस टाइम भी आगे बात कर रहा था कि ये मैच हर सूरत में होगा, क्योंकि इस टाइम इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम गिरी हुई है, तो वो अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि जो आसमानों पे उन्होंने जो मैच हारा था आसमान पे जाके, वो चाहते थे कि मैदान में जीत के उसका गम जो है वो हल्का कर सके और कौम को बेवकूफ बना सके। ये खेल है, वो कुछ और था। वो वायलेशन आपने की थी, वहां पे आपको भुगतना पड़ा। यहाँ पे खेल था, तो उनको पता था ये खेल में कमजोर है, वो इसलिए हर सूरत में खेलने आते और वो आए भी थे। अब भारत की टीम बड़ी मजबूत टीम है, उसका फाइनल का रास्ता यकीनी तौर पे कंफर्म ही है। वो जाएंगे, फाइनल खेलेंगे और पाकिस्तान से वो चाहेंगे फाइनल हो, ताकि पाकिस्तान को एक मतलब फिर वो अपने उनके ख्याल में कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे दे। हमारा यकीन ये है, मैंने कल भी शो में बात की थी कि श्रीलंका को ही हरा के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इवेंट में वापस आया था, वरना उस इवेंट से पाकिस्तान की छुट्टी हो गई थी। श्रीलंका को मैच में शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वाला मैच, फिर इंग्लैंड वाला मैच और फिर इंडिया को ठोका। तो अब ये एक बार रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। पाकिस्तान टीम को कोई रेट नहीं कर रहा, श्रीलंका को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश को रोनता हुआ फाइनल में इंडिया को जाके उसको जो है वो तिगरी का नाच नचा सकता है, उसका गुरूर खाक में मिला सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि लड़कों को फेयरलेस क्रिकेट खेलना होगी, उनको ये ड्रामेबाजियों से निकलना पड़ेगा। ये ड्रामेबाजी छोड़ें, ये अदाकारियां अदाकारों पे रहने दें। आप खिलाड़ी हैं, खेल पे फोकस करें और इंडिया को आप शिकस्त दे सकते हैं। क्या इंडिया में कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं? अगर ओमान उनको मुश्किल में डाल सकता है तो फिर आप तो वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान टीम है भाई। आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आप तो टेस्ट के नंबर 1 रहे हैं, T20 के नंबर 1 रहे हैं। आप सही याद दिला रहे हैं, बस खुद पर जरा यकीन करने की जरूरत है, परफॉर्मेंस को बेहतर जरूरत है, तो फिर यकीनन हमारी टीम जो है वो हमेशा सरप्राइजेस की माहिर है और किसी भी वक्त जो है वो दूसरी टीम को सरप्राइज दे सकती है, सरप्राइज कर सकती है। तो हम उम्मीद अच्छे की कर रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश को भी पाकिस्तान हराएगी, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ तो पाकिस्तान फेवरेट है ही, और अगर पाक भारत टाकरा होता है जिसके चांसेस हैं,
तो उम्मीद है कि जनाब हम जीत जाएंगे। और उज़ैर, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि नेवर सेटल फॉर लेस। आप इन छोटे छोटे मैचेस में जीत कर इतने इम्प्रेस ना हो पाकिस्तानी टीम से। जब भारत को हराएगा ना तभी मजा आएगा। और इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्फा कर ले इंशाल्लाह जब भारत को हम हरा के ले लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक ऐसी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और आपको बताएं कि बड़ा दिलचस्प मंजर उस वक्त सामने आया जब फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पार करने से ही रोक दिया। जी हाँ, 22 सितंबर की शब मैक्रोन अपनी टीम के साथ सड़क अबूर कर रहे थे कि अचानक सिक्योरिटी एहलकार ने मौदबाना अंदाज में कहा, जनाब सदर, ट्रंप का काफिला आ रहा है, सबको रोकना पड़ रहा है। मैक्रोन ने इस मौके पर ना तो नाराजगी दिखाई ना परेशानी, बल्कि पाकिस्तानी सोच रहे थे ये कैसा सदर है, और मुस्कुराए जा रहे हैं और कुछ रद्द-ए-अमल भी नहीं दे रहा, कोई सख्त अल्फाज भी नहीं बोल रहा। खैर, उन्होंने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की, फोन पर हंसते हुए कहा, मैं आपकी वजह से सड़क पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। और ये लम्हा सिर्फ एक ट्रैफिक स्टॉप नहीं था, बल्कि एक दिलचस्प आज मेरी चाय नहीं ना पी तो ये अंदाजा लगा लिया, दिलचस्प सिफारती मुकालमे का आगाज भी था। फोन पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा की सूरत हाल पर बात हुई और कतर और दीगर आलमी अमूर पर उन्होंने बात की, जो मैक्रोन के करीबी ज़राए के मुताबिक बहुत दोस्ताना और खुशगवार रवैया था। जी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिस पर पुलिस ऑफिसर की नरमी, मैक्रोन की मुस्कुराहट और आलमी रहनुमाओं की सड़क पर गुफ्तगू ने सबको हिला दिया, और ये देखकर महसूस भी हुए, बीच में मुकालमा भी हुआ है दोनों के दरमियान, और शायक भी महसूस हो रहे हैं, हम भी महसूस हो रहे हैं। और देखिए, प्रोटोकॉल भी कोई नहीं, इतने बड़े बड़े रहनुमा और ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी ना हो, बड़ी जबरदस्त लगती है ऐसी बातें। नहीं, वो देखें, प्रोटोकॉल भी कोई नहीं, और एक छोटे रैंक के जनाब पुलिस एहलकार नहीं रोक दिया, कम से कम कोई बड़े लेवल का अफसर तो, आला अफसर तो हो जो रोके, वो समझाए। लेकिन चले खैर जनाब, ये तो वहाँ पर आम है, मामूल की बात और जबरदस्त बात है। लेकिन एक और चीज बहुत आम है, वो क्या है? जो आपसे रिलेटेड है, लेकिन आप तो चलें, आपके बाल हैं, आप खुशनसीब नहीं है, माशाल्लाह भी कह दें, माशाल्लाह भी कह दें। लेकिन खवातीन के इससे रिलेटेड भी हो सकता है, तो ये आपने घबराना नहीं है। खवातीन के पास तो ऑप्शंस रहती है ना, एक्सटेंशंस की सूरत में, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। खोल दे सारे पोल खोल दे आप। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर 10 में से कोई 7 मर्द हैं, जबकि 10 में से कोई 4 खवातीन होंगी जो जिंदगी में कभी ना कभी किसी मरहले में गंजपन का शिकार हो। और ये महज हमें लगता है कि जी ज़ाहिरी तब्दीली है, लेकिन इससे नफ्सियाती तब्दीली भी बहुत ज़्यादा आती है, इंसान की खुद एतमादी चली जाती है, शख्सियत में जो है वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। ऑब्वियसली जब आपके बाल नहीं होंगे, गंजे होंगे, आप वो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते, तो बालों का झड़ना या गंजपन ये एक ऐसा मसला है जो होता तो खामोशी से, बढ़ता खामोशी से, लेकिन जो शोर है ना वो दिल और दिमाग और पूरी जिंदगी में नजर आ रहा होता है। और आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारी खुराक, तर्ज जिंदगी या फिर जनियात इसके जिम्मेदार हैं? इन्हीं अहम सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पर माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में गंजपन की बुनियादी और आम वजूहात क्या हैं, और मर्दों में ये मसला आम तौर पर किस उम्र से जाहिर होना शुरू हो जाता है, और क्या वजह आज आप स्टूडियो में जाहिर नहीं हुए बल्कि वीडियो लिंक पे हमारे साथ? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं आपकी तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे किसी का फोन आया ऐसा कि उसके कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई, तो मुझे फिर आपसे उस तरफ जाना बड़ा जरूरी हो गया मेरे लिए, बिल्कुल उनको चेक करना। तो उस वजह से फिर मेरी बात हुई इनसे, तो मैंने कहा चलें जूम पे जो है ना वो बात हो सकती है। तो अभी भी मैं किसी के घर में मौजूद हूँ जिनके हार्ट प्रॉब्लम हुई, और आप अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा अभी, इसलिए कि वो काफी बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, तो बहरहाल उनके लिए मुझे उनकी तरफ आना पड़ गया। आपका जो टॉपिक है आज का, गंजपन, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम मिसवाक नहीं करते। अब आप सोचेंगे मिसवाक करने से इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, मिसवाक आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और मिसवाक मुख्तलिफ दरख्तों की जब हम करते रहे तो मिसवाक करने से हमारे मुख्तलिफ दरख्तों के अंदर जो रस होता है, जो उसके अंदर नेचुरली जो चीज़ें मौजूद होती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है। तो मुंह की सफाई और उन दरख्तों के अंदर जो कुछ पाया जाता था वो सारा हम अपने दांतों से, अपने जुबान से वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर सरायत करता था। एक तो ये वजह। दूसरी वजह आ गई कि हमने तेल लगाना जो है वो
छोड़ दिया क्योंकि हम हमारे बच्चे पहले जो है, या हम जब बच्चे थे तो हम तेल लगाया करते थे सर में, नहाया भी करते थे, तेल भी लगाने की आदत थी और हफ्ते में 2-4 दफा मुख्तलिफ टाइम पे सर का मसाज भी होता था। उसके बाद फिर आप देखें कि मसले जो आए वो ये हुए कि हमने वो तेल लगाना छोड़ दिया और अब जो तेल लगाता है उसको पेंडू कहा जाता है। फिर उसके बाद गंजपन तो आएगा। फिर उसके बाद हम जो है वो लस्सी से कभी नहाया करते थे, कभी दूध से सर धोया करते थे। खवातीन जो है ये देसी घी जो होता था उसके अंदर जो है वो बादाम की गिरियां जलाकर और एक दूसरे के साथ लाइन में बैठकर एक दूसरे के सर में देसी घी लगाया करती थी, मसाज किया करती थी। उसकी जगह पे शैम्पू आ गया जिसमें सोडियम लॉरल सल्फेट मौजूद है, जो कि शैम्पू में भी पाया जाता है, सर्फ में भी पाया जाता है, साबुन में भी होता है, और उसके बाद ये जो टूथपेस्ट है उसके अंदर भी वही होता है। तो वहाँ दांतों को खराब करता है और यहाँ सर को खराब करता है। जमील साहब, ये तो आपने प्रोडक्ट्स बता दिए ना खवातीन में। अब हम देख रहे हैं जी, अब हम देख रहे हैं कि खवातीन में भी गंजपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो हम मर्द हजरात को देखते थे, लेकिन अब ये खवातीन में भी रुझान बढ़ रहा है। तो ये कोई ज़हनी तनाव है, नींद की कमी है, वैसे डाइट का इशू है, वैसे लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम्स है खवातीन की जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं? लाइफस्टाइल में यह है कि हम कैल्शियम का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिस्म में सर्दी का सबब बनता है। और दूसरी बात यह है कि अब आप देख लें कि हमारे यहाँ फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, उसके बाद डब्बों के जूस, डब्बों के दूध और इस तरह की जो चीज़ें हम ले रहे हैं और फिर हम जो खुराकें हम अपने घरों में बनाकर फ्रिज में रखकर जो खा रहे हैं, ये सारे के सारे ताफन ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अंदर ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, बज़ाहिर वो ठंडी होने की वजह से हमें एक्सपायर नजर नहीं आती। वो चीजें जब हम लेते हैं तो हमारा मैदा, जिगर खराब होता है, मैदा खराब होता है, लिवर फैटी होता है, और वहां से हमारा जो ब्लड है उसको जो अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव ग़िज़ा मिलनी चाहिए थी वो बानिस्बत उल्टा जो है वो काम करती है और उससे हमारे मसाइल बढ़ जाते हैं और खुराक ही भी हमारे ब्लड में सर्कल करती है। और अगर ब्लड पोल्यूटेड होगा तो फिर आगे हमारी तमाम जिस्म के अज़ा और ख़ास तौर पे ये जो सर के बाल हैं इनको अच्छी खुराक मिलेगी तो सर ये खेती है हमारी। आप अंदाजा कीजिए कि मैं इस वक्त कोई 54-55 एज ग्रुप में अभी तक मेरे सारे बाल जो है ना वो नॉर्मल और नेचुरल हैं और कोई बाल आपको सफेद नहीं मिलेगा। मैंने कभी कलर नहीं लगाया, इसकी वजह कि मैं नेचर और फितरत के करीब जो है वो जिंदगी गुजारता चला आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि नहाने के बाद भी जो है वो तेल लगाना चाहिए और खुराक और उन चीजों को देखना पड़ेगा, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। और ये जो जितने हम विटामिन और मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट लेते हैं इनके अंदर भी बहुत सारे स्टीरॉइड मौजूद होते हैं, वो भी प्रॉब्लम करते हैं। और इसके अलावा बच्चों में डॉक्टर साहब आप ये तो बात कर ही रहे हैं, आपने अपनी मिसाल भी सामने रखी है, लेकिन बालों का गिरना या गंजपन हम ये भी सुनते हैं कि ये मौरूसी भी होता है, जेनेटिकली भी होता है और ये ट्रांसफर होता है आपको अपने बड़ों से। इसमें कितनी हकीकत है और क्या मर्दों खवातीन में बालों के झड़ने की इसका जी प्लीज कमेंट। इसका जवाब मैं कुरान से देता हूँ आपको। सूरह वत्तीन है कि वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बालदिल अमीन। अल्लाह ने 4 चीजों की कसम उठाई है कि और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और बालदिल अमीन, अमन वाले शहर बलद, मक्का का पुराना नाम बलद भी रहा है। तो 4 चीजों की कसम उठा के अल्लाह फरमा रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम तख्लीक किया। तो ये जो विरासती मरूसी जेनेटिक है ना, ये डार्विन की थ्योरी की तरह से एक गलत प्रेडिक्शन जो है ना वो हुई है। और ये इसमें फैलाने में डॉक्टर्स का और ये जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसका बहुत बड़ा हाथ है। विरासती मरूसी जेनेटिक नहीं होती, वो खुराक एक जो हमारे वालिदैन खाते थे वही हम जब बच्चे थे तो हमारी खुराक का वो बन गई, हिस्सा बन गई। यहाँ हमारे लिए वो ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर वो थोपी गई। जो चीजें वो कसरत से खाते थे हम खाते रहे, जो वो नहीं खाते थे या मुंह बनाते थे हम भी बनाते थे। तो इसी तरह आगे वही चीज हमारी नस्ल दर नस्ल अगली नस्लों में वही शिफ्ट हो रही है। आदात और खुराक, कौन सी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, कौन सी चीजें नहीं खा रहे। तो उसको अगर विरासत से किया जाता है तो वो विरासत खुराक हो सकती है, विरासत से बीमारी नहीं हो सकती। और ये किसी भी सूरत में इसको मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ हमेशा अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना कि कोई विरासती बीमारी मौरूसी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि फिर हमें वही देखना पड़ेगा कि खवातीन अपने सर में जो है वो देसी घी, लेकिन आज वो कहती हैं कि देसी घी किचन में हो तो वो कहती हैं जी किसी ने सालन में डाल दिया होगा, स्मेल आती है, हमने नहीं खाना। सरों में लगाया जाता था, नहीं लगाना जिसने तो बादाम रोगन ले लें। मैं आपको 5 चीजें बताने लगा हूँ। कद्दू का रोगन, कऊ का रोगन, खशखाश, बादाम और कलवंजी, 5 चीजों का तेल ले लें। 100 ग्राम तो आपके पास ये
आधा किलो तेल बन जाएगा, पांचों को मिक्स कर लें, घर में रख लें और इसको लगाना शुरू कर दें। आपका गंजापन जो है वो खत्म हो सकता है, जिनके बाल जड़ते हैं वो खत्म हो सकते हैं, बाल आज भी आपके 5 फुट के हो सकते हैं। लेकिन इन चीजों की तरफ आना पड़ेगा। हम चले गए शैम्पू, और फिर रही कसर, आजकल बच्चे जो है ना ये फ्रेंच फ्राइज और आलू और इस तरह की चीजें बहुत खाते हैं, उससे बलगम रेशा केरा पैदा होता है। वो बलगम रेशा केरा जब दिमाग में रुकता है तो आपके बालों को वहां से जो है ना वो उसकी तजाबियत और एसिडिटी और बलगमी रतूबात मिलती हैं, तो बाल आपके सफेद होना शुरू हो जाते हैं। वहां पानी की ज़्यादती हो जाती है। बता दिया, नुस्खा भी बता दिया और डाइट भी बता दी। एक और भी मिथ, अब ये मिथ है या इसमें रियलिटी है, क्या वाकई किसी गंजे की कैंची या कंघी वगैरह इस्तेमाल कर लें तो गंजपन बढ़ सकता है? मैं हर 15 दिन के बाद अपने सलून पे जाता हूँ और मेरा जो सलून वाला है वो हैरान है कि डॉक्टर साहब आपके बाल हर 15 से 16 दिन के बाद आपको कटिंग करवानी पड़ती, मेरे इतनी स्पीडली बढ़ते हैं। तो आप जितने गंजों की कैंचियां हैं ना वो सारी ले आए और मेरे पे इस्तेमालें और इंशाल्लाह बाल मेरे हर 15-16 दिन के बाद ही कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी जो है ना अजीब किस्म की कहावतें हमने खुद बनाई हुई। और एक और भी होता है कि सर अगर मुंडवा दें बच्चों का खास तौर पर तो बाल घने आते हैं। हाँ, गंजापन जो है या बाल घने करना है तो हमें बार बार जो है वो टेंड करवानी पड़ेगी। और मैं हमेशा जो है ना वो इसमें कोशिश करता होता हूँ कि ऐसे जो पेशेंट हूँ मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को घने बाल करवाने हैं तो एक तो उनके जो है ना वो टेंड करवाएं उस तरह के साथ, और दूसरा उसके बाद इनको जो है वो मसाज वाज करें। कलवंजी का तेल है, या जैसे मैंने 5 जो तेल बता दिए, अगर इसको मिक्स कर रहे हैं आप खुद बना ले। हालांकि देखे ना सर, इसकी मार्केटिंग हो सकती है, मैं और आप मिलकर इसकी खूबसूरत मार्केटिंग कर सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है शुरू करना चाहिए मेरी कोशिश होती है कि पब्लिक को प्रॉपर वो चीज दे दी जाए जो वो खुद घर में कर सकते हैं। तो इसको किया जाए तो ये मसाइल जो है ना हमारे हल हो सकते हैं, लेकिन हमें अच्छी खुराक की तरफ भी आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जमील मेहरवी साहब, और उन्होंने जी मसाइल का हल भी बता दिया, अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल चेंज के बाल घने हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मसवाक का इस्तेमाल करें। हम तो तरह तरह के ब्रशेस यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा इफेक्ट हमारे बालों पर हो रहा है। तो लाइफस्टाइल चेंज करें और बाल पाएं, गंजापन दूर भगाएं। ये कोई एक जादुई चीज नहीं है कि जिसके बाद कहें कि ये प्रोडक्ट जो है ये मैं यूज करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है उसको बदलने की जरूरत है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक पर जाकर वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़े ही इनकलाबी और अवामी शायर जो थे हबीब जालिब, उनकी बेटी ताहिरा जालिब से हमारी जो रुबीना यूसुफ हैं उन्होंने खुसूसी मुलाकात की है। क्या गुफ्तगू हुई है, पहले वो देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान, और आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो अपने हौसले और मेहनत से लोगों को मुतासिर कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा जालिब, अजीम शायर हबीब जालिब की साहबजादी हैं, पेशे के एतबार से टैक्सी ड्राइवर हैं और उन्होंने सियासत के मैदान में भी आने का ऐलान किया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें अभी तक टिकट मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लेके आई घर। थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइएगा सियासत में किस तरह से, मतलब आपने ऐलान किया है कि अभी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी 129 में एक मुमकिना उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगी। हल्का 129 से मैंने लड़ने का सोचा। जालिब साहब के दोस्त, बहुत करीबी दोस्त वारिस मीर साहब के साहबजादे फैसल मीर साहब के कहने पर, और उन्होंने मुझे कहा, समझाया कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाएं। ठीक है, तो मैंने जमा करवा दिए। तो अब पार्टी का में जो मुशावरत हुई, उनमें जो आपस में बैठ के जो उन्होंने फ़ैसला किया कि इलेक्शन हम लोग नहीं लड़ेंगे,
तो उनके कहने के मुताबिक मैंने इस बात का मैंने एहतराम करते हुए डॉक्यूमेंट्स अपने वापस ले लिए। ठीक है, अगर वो आपको इजाज़त दे भी देते, आपको टिकट दे देते, तो क्या एक आम खातून के लिए कोई 20-25 करोड़ लगाना मतलब एक था कि आप लगा सकती थी, अफोर्डेबल? ना ना ना, कभी भी नहीं। मैं तो एक आम टैक्सी ड्राइवर हूँ। ठीक है। और जालिब साहब का पूरी दुनिया को पता है, पूरी जालिब साहब से प्यार करने वाले सब लोगों को पता है। ताहिरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आपने टैक्सी चलाने का मतलब क्यों चुना, आपने कोई और रास्ता क्यों नहीं देखा? क्योंकि जालिब साहब की जब डेथ हुई तो मैं मेरी एज बहुत छोटी थी और मैं मैट्रिक में थी, मैट्रिक नहीं कर सकी। तो जो जिम्मेदारी थी वो सारी मेरे ऊपर और छोटे भाई के ऊपर आ गई। तो मुझे जो अच्छा लगा, जो बेहतर लगा, मांगने से बेहतर यही कि मैंने ड्राइविंग सिखाना भी शुरू कर दी और मैंने टैक्सी चलाना भी शुरू कर दी। 1-2 बार जेल हुई थी और बहुत एक इन पर सख्त वक्त चल रहा था, तो तब आपकी एज क्या थी? मतलब आप समझती थी कि ये बहुत क्या चल रहा है आपके इर्द गिर्द, या इतनी सोच समझ नहीं थी आपको? नहीं, इतनी सोच समझ नहीं थी, लेकिन वालदा साहिबा ने बड़ा मुश्किल हालात बड़े देखे और बेटियों के साथ उन्होंने जिस तरह से गुजर बसर किया और उनको हमें बहुत स्ट्रॉन्ग किया। तो आप अभी भी कोई उनकी नज़में, शेर कुछ इस तरह से याद किए हुए हैं? जालिब साहब की सारी नज़में जो हैं वो तरन्नुम में पढ़ते थे, तो उनका तरन्नुम याद रह गया और उस तरन्नुम को मैंने लोगों तक पहुंचाया भी है। तो जालिब साहब की गज़ल है जो जालिब साहब ने फैज़ साहब के कहने पे लिखी, और फैज़ साहब ने उनको जालिब साहब को कहा कि जालिब इनकलाबी नज़में तो बहुत होगी, अब एक गज़ल होनी चाहिए। तो जालिब साहब ने वो गज़ल फैज़ साहब के कहने पे लिखी। तो वो बस 1-2 शेर सुनाऊंगी उन्हीं के तरन्नुम में। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी राहें, मेरे इर्द गिर्द आंसू, मेरे आस पास आहें, ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो आरज़ों की सुबह, ना वो गेसुओं की शामें, कहीं दूर रह गई हैं मेरे शौक की पनाहें, कहीं दूर रह गई हैं मेरे शौक की पनाहें। मैं गज़ल कहूँ तो कैसे के जुदा है मेरी राहें। वाह, माशाल्लाह, कितना अच्छा मतलब गाती हैं आप। तो कितनी प्रैक्टिस की आपने इसकी? मैंने प्रैक्टिस ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। मुझे बिल्कुल गुनगुनाना भी नहीं आता, तो बस जालिब साहब को सुन के, क्योंकि उनके तरन्नुम को, उनके नाम को। ठीक है, हमें जालिब साहब का कोई और कुछ शेर सुना दें। जालिब साहब की नज़म है दस्तूर, जो हमारे आजकल तराना भी बन गई। यस, हमारे सियासतदान भी वो एक मतलब पढ़ते हैं। और मैं शहबाज शरीफ साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने न्यू जनरेशन को ये मुतारिफ करवा दी ये नज़म। तो वो मैं उन्हीं की तरन्नुम में पढ़ूँगी। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं
नहीं जानता। इतना ज़बरदस्त आपकी आवाज़ और आप इतनी क्लैरिटी है, तो आपने इस फील्ड में क्यों नहीं कदम रखा? नो डाउट जालिब साहब का सोज बहुत खूबसूरत था और वालदा का सोच बहुत खूबसूरत था, क्योंकि बेगम जालिब और जालिब साहब इकट्ठे बैठकर बताते थे कि भी ये शेर हो गया है, तुम ज़रा इसको थोड़ा सा इसको गुनगुनाओ। तरन्नुम भी उनकी उसकी उस नज़्म की ट्यून भी खुद बनाते थे। थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत सारा वक्त हमें दे दिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि अभी हम ताहिरा साहब के घर पर हैं और मुझे एक लिटरली बहुत फील हो रहा है और मुझे गूज़ बम्प्स ही आ रहे थे बार बार कि अभी तक उन्होंने शादी नहीं की और वो किस तरह से अपनी एक पूरी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही हैं, टैक्सी चलाती हैं कुछ 6 से 7 घंटे और अभी तक वो मेहनत कर रही हैं। और हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी जो सोसाइटी के जो अभी तक मेल डोमिनेटिंग है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कि जो हमारे मर्द हैं या घरों पर भाई हैं वो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हमें देख रही हैं। तो मुझे लगता है कि माँ और बाप दोनों को चाहिए कि बेटी को साथ साथ अपने बेटे को भी समझाएं कि प्लीज़ आप पर भी जिम्मेदारी है और हमारे जाने के बाद आपको ये पूरे घर को संभालना है। बाकी उम्मीद है कि आपको भी आज बहुत कुछ देखने को मिला होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं आलमी मंजरनामे के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली है उसका 80वां इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क में जी बड़े रहनुमाओं की बड़ी बैठक लग चुकी है। दुनिया भर से 193 मुल्कों के नुमाइंदे जो हैं वो जनरल असम्बली में इजलास में मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने गैर मामूली खिताब किया और मुकर्रर वक्त जो था वो 15 मिनट के बजाय 1 घंटा तवील हो चुका था। और उन्होंने आगाज़ में एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर के ख़राब होने का भी मजाक उड़ाया। और अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर भारत और पाकिस्तान की जीत जंग का जिक्र किया और दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाने का दावा भी किया है और ये भी कह दिया कि इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने उनकी कोई मदद नहीं की। अमरीकी सदर ने अपनी तकरीर में गजा जंग का भी जिक्र किया। मगरबी मुल्कों के बरक्स इसराइली मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दोहराया और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम करार दिया। उन्होंने चीन और भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग को सबसे ज़्यादा फंड कर रहे हैं। इसके बाद अमरीकी सदर ने अरब मुस्लिम सरबराहान से भी मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। मुलाकात में गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात के बाद कोई बाकायदा एलामिया या मीडिया टॉक तो नहीं की गई, मगर मुस्लिम रहनुमाओं से सदर ट्रंप से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया जा रहा है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब और आलमी उमूर के माहिर नईम ज़फ़र साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि अमेरिका, इसराइल और शाम के ताल्लुकात बेहतर बनाने की हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है। तकरीबन 6 दहाइयों बाद शामी सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शरीक हैं, उनकी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में इसराइल और शाम के ताल्लुकात पे क्या कोई बेहतरी आ सकती है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं मिडिल ईस्ट में, जिस तरह इसराइल के अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है और जिस तरह 6 ममालिक को स्ट्राइक्स के, इसमें सीरिया शामिल है। सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री पे जो रिसेंट अटैक्स हुए थे, और तो जिस तरह गोलान हाइट्स में जाके ये बैठ गए हैं और फर्दर गोलान हाइट्स से आगे निकल गए हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट है गोलान हाइट्स, वो भी ऑक्यूपाई किया। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल की जब बात होती है। लेकिन सिंस अमेरिकन इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको याद होगा जब लास्ट कुछ महीने पहले जब प्रेसिडेंट ट्रंप गए थे सऊदी अरब, तो वहाँ पे इन्होंने ये कहा था, फिर उनके क्राउन प्रिंस की वजह से उनकी मुलाकात हुई थी अहमद शरा के साथ और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। सो अब वो चाहते हैं, देखें ना, डायनेमिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में ये देखा जाता है हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। सिंस यहाँ पे ईरान को थोड़ा साइड लाइन कर दिया गया है, तो सीरिया की जो अभी जो इम्पोर्टेंस मजीद बढ़ गई, तो अमेरिकन का इंटरेस्ट भी है कि इसकी कंटिन्यूटी रहे, कि मजीद इसमें डिस्टेबलाइजेशन ना हो। तो लाइकली ये होगा कि इसमें इन्फ्लुएंस होगा और इसमें
मजीद स्ट्राइक्स या इसमें नहीं होंगे। लेकिन इसराइल देखें जिस तरह लगाम घोड़े के तरीके से वहां पे कर रहा है। अभी तो देखें ना, इजिप्ट को भी खतरा महसूस हो रहा है, जॉर्डन को महसूस हो रहा है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि जॉर्डन, इजिप्ट और जो तुर्की है, उन्होंने कहा ये इस शक में न रहे कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, कि इसमें ये स्ट्राइक्स में वो ममालिक भी इसमें आ सकते हैं। तुर्किया तो बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें सोच भी नहीं सकते हैं कि वो उनका जवाब आएगा वो विल बी ड्रास्टिक होगा। लेकिन जहां तक इजिप्ट की बात है, इकोनॉमी वीक है, टोटल डिपेंडेंट है, अमेरिका है, जॉर्डन है, तो मेरा ख्याल इन बैकग्राउंड ड्रा में देखें तो, लेकिन सीरिया के हिसाब से अमेरिकन सपोर्ट इसमें शामिल है, प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में फर्दर इसमें वो एस्केलेशन ऐसी नहीं होगी, वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करे। दाएं बाएं जो एक्टिविटीज हैं, स्ट्राइक्स वगैरह, वो अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करते रहे। सही, मसूद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नईम जफ़र साहब जो कि कैलिफोर्निया से हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मामूली खिताब किया। उन्होंने आलमी मसाइल के बजाय ज़्यादातर अमरीकी मसाइल पर बात की। तो गज़ा में होने वाली दहशत गर्दी या उन्होंने इस हवाले से तो कोई बात नहीं की। तो अमरीकी सदर के इस खिताब के हवाले से आप क्या कहेंगे? और हम देख भी रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी बनी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ बोलने पर मजबूर हुए। वो देखें जी, काफ़ी अरसे से ट्रंप साहब यही कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का फ़ायदा क्या है। अभी पहले जब सदर बने थे तभी कहा था, बल्कि उस पहले 20 साल पहले भी उन्होंने ऐसे इस बारे में कहते रहे हैं काफ़ी अरसे से। सो दिस इज़ नॉट न्यू। दूसरी बात यह कि सारे जो दूसरे मुल्कों के जो हैं सदर और प्राइम मिनिस्टर्स, दे आर नॉट शॉक्ड, दे आर एक्सपेक्ट कि ट्रंप बातें इस तरह की करता है, लेकिन एक्शन क्या करेगा वो मुख्तलिफ होता है। तो इसकी जो स्पीच थी बड़ी बम्बास्टिक थी, कभी किसी अमेरिकन सदर ने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए थे। तो लेकिन जैसे उसको सुने अब तो यानी कि इंसान को ज़रा आता है कि भाई ये सदर ऐसी बातें कैसे कर सकता है, उसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन एवरीबडी अब यूज्ड टू हो चुके हैं उससे, सो नोबडी वाज शॉक्ड, पीपल एक्सपेक्टेड इट। उसके बाद जो 1-on-1 मीटिंग्स हुई हैं वो अच्छी हुई हैं, उनमें से बात आगे निकली है। तो अब बेसिकली लोग मजाक उड़ा रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। फ़लस्तीनी रियासत के हक़ पे हम देख रहे हैं आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 193 में से 147 ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। इसके असरात क्या हो सकते हैं और इसराइल पर कितना दबाव बढ़ेगा इससे? लेकिन जनरल असेंबली में जिस तरीके से हमने देखा है, लास्ट अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे वोटिंग हुई थी, जिस तरह आपने बताया 143 उस वक्त थे, अब 147 है जो इन्होंने रिकग्नाइज किया। अभी यूरोपियन यूनियन से ममालिक जो आ रहे हैं तो उससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन जो जनरल असेंबली की जो से या कोई वहाँ से वोटिंग होती है तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन रिकग्निशन बाय फ्रांस है, अगर ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, कनाडा कर रहा है, आयरलैंड वाले कर रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से फ्रांस ने एक्सटेंड लिया, देखें जो अभी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन हुई है जो फ्रांस और सऊदीज ने वहाँ पे जॉइंटली किया था, उसमें भी उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है और बड़ा स्ट्रांग किस्म का स्टेटमेंट उनके तरफ से आई है। तो वैल्यू तो इसकी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। दैट्स वाई देखें, ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एड्रेस में गजा की तो उन्होंने गजा का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सीज फायर की बात की है। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक अरब इस्लामिक लीडर्स के साथ बैठे तो वहाँ पे बड़े पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने बातें की हैं और लाइकली है कि इसमें कोई अच्छी बातचीत, अच्छा कोई जी मेरे हिसाब से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिंबॉलिक बातें हैं जी। तो जैसे जब तक अमेरिका अपना उसको सपोर्ट नहीं देगा कोई फर्क नहीं, इजराइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल जो कर रहा है वो करता रहेगा। तो वो अभी फौरी तौर पे कोई शिफ्ट नहीं हो सकती है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे। लेकिन नईम साहब, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब मुल्कों के साथ मुलाकात भी की है और गजा के हवाले से बातचीत भी हुई है। इस हवाले से कोई फिर 2 रियासती हल निकल सकता है? मेरे ख्याल में अभी फिलहाल तो नहीं निकलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जब तक के जिसी ट्रंप चाहता है कि इकोनॉमिक टाइज हों गल्फ कंट्रीज के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, जब वो लोग उसको प्रेशर करेंगे फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
क्योंकि जो सेटलमेंट बनाए जा रहे हैं लेकिन जो अमेरिका ने जब 200 साल पहले कैसे किया था, वो इंडियन जो होते थे यहाँ रेड इंडियन को कैसे ऐसा बना के पुश करते रहे, उनको बिल्कुल कन्फाइन कर दिया, सारा मुल्क गोरों ने ले लिया था। जो इजराइल कर रहा है ऑक्यूपाइड इलाके में वही कर रहा है, सेटलमेंट बनाया जा रहा है। 2 स्टेट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसकी जब तक अमेरिका अपनी ट्यून चेंज नहीं करेगा, ये यूरोपियन कंट्रीज ने जो रिकॉग्नाइज किया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आप भी बात करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगता है कि ये जो गजा में सूरत हाल है इसके बाद इसराइल रुक सकता है, या फिर वो ग्रेटर इसराइल का जो उसका नक्शा मंजर-ए-आम पर आया था और जिस बारे में वो बात भी करते रहते हैं हमेशा, उसके लिए वो तगोदो जो है वो आगे जारी रखेगा गजा के बाद? लेकिन फिलहाल देखें ना, उनको एक मौका मिला है कि इस सोल्यूशन को फ़लस्तीनियों को बहुत ही दबा दें ताकि कोई थ्रेट ना हो सके। अगर भी रुक जाएंगे तो दोबारा तो जंग नहीं कर सकेंगे ना, फिर तो दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। तो अब कहना है जिसने लोगों ने मुझे हमें तो कह दिया है, जलील कर दिया है, तो अब जलालत तक करते रहें जहाँ तक कर सकें। तो जो राइट विंग जो हैं इसराइल में बहुत प्रेशर कर रहे हैं कि इसको कन्फाइन कर दो, कैंप्स बना दो, फ्लैट कर दो, फिर जब दुनिया को बाद में मना लेंगे। अभी कुट्टी कर दें तो कुट्टी करते जाएंगे, बाद में मुलाकात हो जाएगी। तो उसको इनके पास एक ही चांस है, उस चांस को जाया नहीं करना चाहते। सो इजराइल की तरफ से दिस इज द चांस कि जो ने करना है अभी कर लो, उसके बाद दोबारा इजाजत नहीं मिलेगी तुम्हें। सही, तो उनके पास यही है कि अभी चांस है, जो करना है कर लो। मसूद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल है। मुलाकात का एजेंडा क्या हो सकता है और कोई हल निकल सकता है इस हवाले से जिस तरह की आजकल सूरत हाल बनी हुई है? मेरे ख्याल में हो सकता है कि इम्पोर्टेंट मुलाकात होगी, और स्पेशली आप देख लें कि इस तनाजुर में कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो पहले मिल चुके हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग है, रेपो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। फिर प्राइम मिनिस्टर की कल एक देखें एक जो मुलाकात भी हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग वो भी है। फिर उनकी सिटिंग हुई थी उनके साथ जो इस्लामिक कंट्रीज के जो हेड के साथ, तो वो वाला उसमें है। तो लेकिन इसमें स्पेशली यकीनन वो बात करेंगे साउथ एशिया में सिक्योरिटी के सिचुएशन पे, यकीनन रीजनल सिक्योरिटी की बात होगी, मिडिल ईस्ट की यकीनन इसमें बात होगी, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी कोई यकीनन प्रपोजल्स होंगे स्पेशली गजा के सूरत हाल के बारे में, और जनरल जो बाकी जो मसाइल हैं जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात हो सकती हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पेशली माइंस एंड मिनरल्स में, क्रिप्टो करेंसी में, तो इन पर बातचीत हो सकती है। और पाकिस्तान के देखें एक ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एक नई हाइट पे हैं, और स्पेशली टेररिज्म के ऊपर भी जो उनकी सपोर्ट है, स्पेशली आपने देखा होगा कि BLA मजीद ब्रिगेड को उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर कर दिया था। तो इसमें मजीद हम बेहतरी हम देख सकते हैं, इस मुलाकात से मजीद पाकिस्तान के लिए अच्छाई इसमें होगी। बिल्कुल ठीक है, मजीद जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है इस मुलाकात से। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? आप वो मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। देखिए, अमेरिका को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, हम उनको निकालने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, तो वो अमेरिका देने को तैयार है। दूसरी बात है, वो अफगानिस्तान में बगरम एयरफोर्स को दोबारा रीऑक्युपाई करना चाह रहे हैं। वो चाइना के पास चली गई थी, उनसे अभी से दिल में उनका वो क्वेश्चन पड़ी हुई है कि भाई हमें बगरम हमने बनाई थी, हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साहब कोई उसमें अरेंजमेंट करेंगे ताकि उनका पाकिस्तान का भी फायदा हो और उनको अमेरिका को बगरम एयरफील्ड अफगानिस्तान में मिल जाए, उसका कंट्रोल पे आ जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी इस पर राय आ गई है। प्रोफेसर साहब, अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ये चाहता है कि अरब और इस्लामी मुल्क गजा में फौजी भेजने पर आमादा हो जाए ताकि गजा से इसराइली फोर्सेस का इनखला हो जाए। क्या इसराइल इस पर राजी हो जाएगा? और इस्लामी मुल्कों की गजा में फौज जाती है तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है? जी, पाकिस्तान के पास आर्मी है और आर्मी तैयार भी है। सिर्फ 2 मुल्क हैं जो कि आर्मी भेज सकते हैं, एक तुर्की और एक पाकिस्तान। तो देखें ना, दोनों में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है। तुर्की भी देने को तैयार है। अगर किसी ने कंट्रोल करना है गाजा को लॉन्ग टर्म, तो ये इस्लामिक अगर फोर्सेस हों तो शायद पीस कीपिंग फोर्स हो जाए।
इजरायली जब तक होंगे तो वो बात ठीक कभी हो ही नहीं सकती। इजराइल को निकलना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन या कोई इंडिपेंडेंट फोर्सेस लाइक एक कंसोर्टियम होगा, पाकिस्तान भी होगा, तुर्की भी होगा, एक दो और इजिप्ट भी शायद हो। So this is how the long-term solution can be done. So this is a positive development. सही, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मसूद साहब, इसी हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? और जैसे कि बगराम एयरबेस के हवाले से बात की है, तो अमेरिका वापस लेना क्यों चाहता है, उसके हवाले से क्या मकासद है, क्योंकि तालिबान तो इस मुतालबे को मुस्तरद कर चुके हैं। यहाँ देखिए बड़ी स्ट्रेटजिक इसकी इम्पोर्टेंस है। बगराम बेस देखा जाए तो बनाने वाले इस वक्त सोवियत यूनियन थे, फॉर्मर सोवियत यूनियन 50s उन्होंने बनाया था, और सब्सिक्वेंटली जब इन्होंने इन्वेट किया अफगानिस्तान को 79 में, उन्होंने इसको टेक ओवर किया, फर्दर इसको इम्प्रूव किया, और इसको भी कमांड ऑपरेशन हेडक्वार्टर के तौर पर सोवियत यूनियन भी यूज करते थे। 9/11 के बाद अमेरिकन ने इसको टेक ओवर किया, अमेरिका ने उसको फर्दर इसको बिल्ड किया, और अभी इसकी इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, देखें कि इसमें तमाम बड़े हाईवी जहाज, B-2 बम्बर भी, कार्गो प्लेन्स भी यहाँ उतर सकते हैं, बड़े बड़े लंबे रनवेज यहाँ पे हैं, जिस 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल है। फिर इसको ये भी बताया जाता है लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स, इसके देखें सेंट्रल एशिया है ऊपर, तो सेंट्रल एशिया का मतलब है रशिया है, और साथ ही चाइना है, शिनजियांग प्रोविंस है जिसका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा वहाँ पे इनकी न्यूक्लियर एक्टिविटी है, और फिर साथ ईरान भी है, फिर पाकिस्तान भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी लोकेशन इसकी स्ट्रेटेजिक है। लेकिन देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस इस चीज से भी आया होती है, जो माइकल वाल्ट्ज थे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो अभी उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने मई 2021 में एक आर्टिकल लिखा था, और उस वक्त उन्होंने ये सजेस्ट किया था हमें किसी सूरत में बगराम एयरबेस को नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्होंने ये लॉजिक उस वक्त दी थी कि अगर चाइना के साथ हमारी पैसिफिक में कोई गड़बड़ होती है, कोई अगर वहाँ फ्रंट खुलता है, तो हमें एक और फ्रंट हमारे लिए होना चाहिए चाइना के अगेंस्ट, ताकि उनका अटेंशन डाइवर्ट करें, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, और इसके लिए उन्होंने कहा था बगराम वाज द बेस्ट चॉइस, और उसको हमें वहां पे रखना चाहिए, तो ये हम उनके बैकयार्ड में है, उसको यूज करना चाहिए। फिर ये भी है, देखिए $1 ट्रिलियन के उनके बकौल अफगानिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको भी फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था यहाँ बैठ के स्पेशली 3 ममालिक का उन्होंने खास तौर पर नाम लिया था, चाइना, रशिया और ईरान पे हम यहाँ से सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है, इनकी बातचीत तो अभी चल रही है देखें, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज में जाके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, कुछ दो वाली बात होगी, और इसमें यकीनन वो ये भी कह सकते हैं अमेरिकन की भाई हम आपके जो एसेट फ्रीज हुए हम वो रिलीज कर देते हैं, आपका जो हमने वीकली पैसा आ रहा था $40 to $70 मिलियन वो भी हम जारी कर देते हैं, और आपकी लेजिटिमेसी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, और दूसरे ममालिक को भी कहेंगे आपको रिकॉग्नाइज करें। तो कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है एट स्टेज, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी लग जो रही रहा, क्योंकि देखें एक ग्रेट गेम इज बीइंग प्लेड इन अफगानिस्तान, क्योंकि रशिया और चाइना ऑलरेडी वहां पे आ चुके हैं, सो अमेरिकन अपनी एंट्री दे रहे हैं। सही, मसूद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। नईम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि एक तरफ से मुज़ाकरात की बात करते हैं, गजा की सूरत हाल देख लें, और दूसरी तरफ से अपने हथियार भी बेच रहे हैं, और कहा भी जाता है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और दूसरी तरफ से अब वो बगराम एयरबेस देख लें, ये वाला मामला देख लें। तो ये सारी सिचुएशन में एक तरफ तो इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, दूसरी तरफ से अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप किसी अलग समत में जा रहे हैं और ग्रेटर अमेरिका बनाने की सोच रहे हैं। दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल पे। ये ऐसा बंदा है कि जो जिस पिछले बंदे से बात करता है अगले दिन वही बातें उसकी स्ट्रेटेजी हो जाती है, तो इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। ये बिजनेसमैन है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। लेकिन जब गया था, ये मिडिल ईस्ट गया था जो 1-2 महीने पहले, कि मैंने इतने बिलियन के डील बनाई, वो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी चीजें खरीद रहे हैं, या दुकानदार है बंदा, वो खरीदने की बात करता है, स्ट्रेटेजी उसको समझ नहीं आती। तो हमें बस 2-3-4 साल का इंतजार करना है, ये बंदा भी पास होगा तो और बंदा आएगा जो स्ट्रेटेजी के बारे में होगा। अमेरिका ने 70 साल में एक वर्ल्ड स्ट्रेटेजी बनाई थी, ग्लोबल ऑर्डर था, अमेरिका से बहुत बेनिफिट भी हुआ, ग्लोबल ट्रेड हुई, अभी सब कुछ उसने तबाह कर दिया। ये टैरिफ लगा के कोई स्ट्रेटेजी है नहीं है, कभी एक बात करता है दूसरे दिन दूसरी बात करता है, तो आप एक्सपेक्ट ही ना करें। हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, ट्रांजैक्शनल आदमी है। सही।
तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस दुकानदारी वो कर रहे हैं। नईम ज़फ़र साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में ये मुलाकातें कितनी रंग लेकर आती हैं, पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा होता है। गज़ा की सूरत हाल में जी 2 रियासती हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता, क्योंकि गठजोड़ तो बन चुका है। जो आलमी रहनुमा हैं वो मिल बैठकर इस हवाले से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी इस हवाले से भी वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही। तो आने वाले वक्तों में क्या होगा, इस पर भी हम आने वाले प्रोग्राम में बात अपडेट्स आपको जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। तो मौसम के हवाले से आप लोग बहुत बेसब्र होते हैं और बहुत बेताब भी होते हैं कि जनाब जानना चाहते हैं कि मौसम जो है आज दिन भर कैसा रहने वाला है, मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम के हवाले से। तो अपडेट्स आपको दे देते हैं, वहाँ बताइए मौसम कैसा रहेगा। जानते हैं आज के मौसम का हाल। तो नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर गर्मी जोर पकड़ने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह जी सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू लिए चलते हैं और यहाँ का टेम्परेचर देखते हैं तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 18 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बादल और कहीं धूप का खूबसूरत इम्तिजाज देखने में मिलेगा। और अब आपके साथ शेयर करते हैं जी चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और जी अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 32 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं जी मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का, और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिन के औकात में मौसम गर्म रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 25 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। और जी अब जिक्र कर लेते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का, और आपके साथ शेयर करते हैं पंजाब के मौसम की सूरत हाल, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलेंगे आपको और बताएंगे शहर लाहौर का मौसम ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान लिए चलते हैं जी, मुल्तान का मौसम शेयर करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी गिलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़री अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं जी रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में सूरज का राज बरकरार रहेगा। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में बादल छाए रहेंगे। और आखिर में जी आपके साथ शेयर करते हैं सिंध का मौसम। तो सिंध में हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने की पेशगोई की है।
नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि कभी ऐसा हो कि आपके आसपास कोई मौजूद नहीं, फिर भी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हों। आप तन्हा कमरे में हों और अचानक कोई आवाज़ आपको हुक्म दे कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएं, या फिर आपको हर वक्त ये लगे कि लोग आपके पीछे हैं, साजिश कर रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या ये ख्याल आए कि आपको अपने ख्यालात पर कंट्रोल ही नहीं रहा। जब आपने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि आप कोई हॉरर मूवी की बात करने लगे, लेकिन ये उससे कम नहीं ये है। उससे कम नहीं है। ये महज ख्यालात नहीं होते, बल्कि एक संजीदा दिमागी बीमारी की अलामात हो सकती हैं, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं, और इलाज के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो साथ इस वक्त मौजूद है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो ये वाजे कीजिएगा, ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? क्या ये पागलपन है या इससे कोई मुख्तलिफ कैफियत है? जी थैंक यू सो मच। स्किज़ोफ्रेनिया हार्ट ऑफ साइकाइट्री है। इसकी प्रेवलेंस 1% है, यानी 100 में से हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी होगी। दूसरा जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, पागलपन, ये बड़ा स्टिग्मेटाइज्ड वर्ड है, हम इसको आजकल यूज़ नहीं करते। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली मैं अगर आपको ब्रॉडली समझाऊं तो नफ्सियात की पुरानी क्लासिफिकेशन में 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक होती है न्यूरोसिस, आपको उदासी के अलामात हैं, बेचैनी के अलामात हैं, जो रूटीन के इमोशंस हैं वो कम या ज़्यादा होकर बीमारी की सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। फिर एक होता है साइकोसिस, कि आपका हकीकत से राब्ता कट गया, जिस तरह उज़ैर ने इंट्रो दिया कि आपको कानों में गैबी आवाज़ें आ रही हैं, आपको ऐसी चीज़ों पे यकीन है जिनका वजूद नहीं है, आपकी अपनी एक दुनिया बन गई है पैरेलल टू दिस ओन वर्ल्ड, और वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल रियल हैं, एज इफ नहीं है, शक नहीं है, यकीन है, और कोई ड्रग्स नहीं जा रही हैं, किसी और वजह से ये साइकोसिस नहीं है, प्राइमरी साइकोटिक इलनेस है कि आपके दिमाग के केमिकल तेज़ हो गए हैं और उन्होंने आपकी एक और दुनिया बना दी है। ये स्किज़ोफ्रेनिया है, और मैं फिर रिपीट करूंगा, हर 100 में से एक बंदे को ये बीमारी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और ऐसे मरीजों के साथ घर वालों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें आपने बड़ी जो इब्तदाई अलामात ना, पूरी दुनिया में आजकल प्रोड्रोमल फेज पे काम हो रहा है कि जब स्किज़ोफ्रेनिया हो गया फिर तो बीमारी हो गई, उसका इलाज होगा। इसको बहुत जल्दी पकड़ा जाए जब ये बीमारी पक रही है, ब्रू कर रही है, तो उस वक्त क्या होता है कि थोड़ा सा बंदा या इंडिविजुअल घर वालों से अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि मटरिंग कर रहा है, अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, एकदम उसकी कहीं आंख फिक्स हो रही है, जैसे कि उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, एकदम उसने लोगों से अलग थलग रहना शुरू कर दिया है, खौफज़दा रहना शुरू कर दिया है, दीवारों के साथ कान लगा के सुन रहा है, उसको लग रहा है कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है। बस में भी जा रहा है, आपको कहता है कि लगता है लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। सो वो जो एक रियलिटी कॉन्टेक्ट है, जब वो लूज हो गया है तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। जब वो लूज हो रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और अगर उस वक्त हम इसमें इंटरवीन कर लें तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पे रिवर्स भी हो सकती है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब वो शख्स अपनी ही एक दुनिया में रहता है। तो क्या ये डिलूजन्स और हेलुसिनेशंस एक ही हैं या इन दोनों में कोई फर्क भी है? अच्छा, आपने 2 टर्मिनोलॉजीज की बात की जो हमारी ऑडियंस का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लफ्ज़ों को ना लोग गलत उलाम बहुत यूज़ करते हैं। जी मैं डिलूजनल हो रहा हूँ तो मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। ये बड़ी साइंटिफिक टर्म्स हैं। डिलूजन क्या है? फिक्स्ड, फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ कॉन्ट्ररी टू लोकल कल्चर एंड रिलीजन। बहुत से खानदानों में जादू माना जाता है, जब वो आके कहते हैं जादू हुआ है, वो डिलूजन नहीं होती। आज तक खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम सारे खुदा को मानते हैं क्योंकि ये कॉमन रिलीजियस बिलीफ है। तो जो चीज़ें रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ से हट के हैं लेकिन फिक्स्ड हैं, फॉल्स हैं, अनशेकेबल है, मरीज को यकीन है कि उसके हमसाये उसके खिलाफ है, उसको मारना चाहते हैं, उसको यकीन है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल तकरीर की है उसमें बहुत से इशारे मेरी तरफ हैं, वो मुझे उठवा लेगा। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको डिलूजन्स कहते हैं। ये ऐसे बिलीफ होते हैं और बहुत सारी थीम्स हैं, ग्रैंडियोसिटी के होते हैं। लोग नबूवत का दावा कर लेते हैं तो उनको लोग मारने के लिए पहुंच जाते हैं, ब्लास्फेमी करार दे देते हैं, वो डिलूजन होती है। ठीक है, और बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो मर गए हैं। मेरी एक पेशेंट थी यूके में, उसको पुलिस के थ्रू वो हमारे पास लाए थे, उसने लॉन में खुद को जलाना शुरू कर दिया। उसको ये यकीन था कि मैं तो मर चुकी हूँ, ना मुझे कोई दफनाता है ना जलाता है, तो चलो मैं खुद ही जला लेती हूँ। उसको निहिलिस्टिक डिलूजन कहते हैं। तो ये डिलूजन्स होती हैं। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं कि हर मोडालिटी में आपको बगैर किसी स्टिमुलस के परसेप्शन होती हैं। आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, वो खुशबुएं आती हैं जो नहीं आती,
स्किज़ोफ्रीनिया का आपको लोग टच करते हुए महसूस होते हैं। स्किज़ोफ्रीनिया का हॉलमार्क है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। जी, आपके कान में मुसलसल टेप चल रही होती है, लोग आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, कमेंट्री चल रही है, आप पे कमेंट्स पास कर रहे हैं, आपके बारे में लोगों को बातें बताई जा रही हैं, दो लोग आपस में आपके बारे में बात कर रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हेलुसिनेशंस होती हैं और किसी भी मोडालिटी में हो सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं, टच कर सकती हैं, टेस्ट हो सकती हैं और नाक के जरिए आपको ऐसी खुशबुएं भी आती हैं जो बाकियों को नहीं आती। तो हर मोडालिटी में आप हकीकत से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ लोगों में ये चीज़ भी पाई जाती है जो कि इसका शिकार होते हैं, मतलब ये तो वो समझ रहे होते हैं कि शायद कुछ लोग उनके खिलाफ हैं या फिर पता नहीं सारी दुनिया ही उनके अगेंस्ट है, और फिर वो ये भी फील कर रहे होते हैं कि उनके अंदर कोई स्पेशल पावर मौजूद है। ये क्या कैफियत है? देखिए, इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिससे हमें समझ आती है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं। ये डिल्यूजन स्किज़ोफ्रीनिया में भी होती है, ये डिल्यूजन बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मैनिक साइकोसिस होता है उसमें भी होती हैं। कुछ लोग नबूवत का दावा कर लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमने कोविड-19 का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, कुछ लोग समझते हैं कि उनको कुछ कश्फ और करामात हो रही हैं, उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत खिदमत करनी है। इस डिल्यूजन के ज़ेरे असर मेरे एक पेशेंट ने 3 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए कि मैं बहुत अजीम आदमी हूँ, मैंने एक नोबल मिशन पे हूँ, तो उसने अपने 2 प्लॉट बेचे और वो चैरिटी ट्रस्ट में जमा करा दी। सही। तो कई दफ़ा ये बीमारी लोग समझते हैं कि नफ्सियात की बीमारियों में रिस्क खाली खुदकुशी का होता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का होता है। ओवर स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है। जब आप डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का शिकार होते हैं तो आप लाखों करोड़ों रुपए अपनी बीमारी के जरिए असर खर्च देते हैं। सही। अच्छा, ये जो थॉट इंसर्शन, ये एक अजीब सी इस्तिलाह लगती है। मरीज को ऐसा क्यों लगता है कि जो उसके ख्यालात हैं वो उसके ख्यालात ही नहीं है? अभी कल मेरे पास एक बच्चा आया हसन अब्दाल से, ही वाज 20 इयर्स ओल्ड। उसने 20 इयर्स में फार्मेसी डेवलप की और बड़ा बिजनेस किया। तो उसने मुझे कहा जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उन्होंने मेरा दिमाग कंट्रोल कर लिया है और वो मेरे दिमाग में रिलीजन से रिलेटेड वसवसे डाल रहे हैं, सारा वक्त ये जंग चलती रहती है और वो सोचें मेरी अपनी नहीं है। वो हमारे ओपोनेंट्स ने एक एजेंसी के जरिए मेरा दिमाग हाईजैक किया है और अब मेरे दिमाग में वो बाहर से सोचें डाल रहे हैं। सो दिस इज थॉट इंसर्शन। थॉट ब्रॉडकास्ट क्या होता है? पेशेंट को लगता है उसकी किसी को नहीं बताया, उसकी सोचें नशर हो रही हैं। थॉट विड्रॉल क्या होता है? उसको लगता है कोई उसकी सोचें निकाल रहा है। और इसका रिस्क कितना बड़ा है कि वो कहता है जी जिन्होंने मेरा दिमाग कंट्रोल किया मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, जब मैं आपके पास से डिस्चार्ज होऊंगा मुझे आप छोड़ें, मैं जाऊंगा और उन लोगों को पकड़ पकड़ के मारूंगा। तो कितना रिस्क आ रहा है इस फॉल्स बिलीफ ऑफ थॉट इंसर्शन के पीछे कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने को भी तैयार हो गए। मतलब आपकी ईगो बाउंड्रीज ब्रेक हो गई, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, और वो जो अनरियल है उसको आप रियल समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा सिम्टम जो मैं बात करूंगा वो डिल्यूजन नहीं है, वो हेलुसिनेशन नहीं है, वो थॉट इंसर्शन नहीं है, वो लैक ऑफ इनसाइट है। मरीज को ये सारी चीजें बिल्कुल असली लगती हैं, वो खुद को बीमार नहीं समझता, वो इलाज कराने पर राजी नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ख़ानदान में किसी के साथ ये मसला हो जाए खुदा न खास्ता, तो क्या आगे आने वाली जो नस्ल है जो चलती है उसमें भी ये चीज़ें मुंतकिल हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये बात मैं हर दफ़ा करता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे करता हूँ कि जो नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं लोग समझते हैं कि माहौल के रिएक्शन के तौर पे होती हैं। आपको लगता है कि कोई टेंशन परेशानी का शिकार है तो उसको स्किज़ोफ्रीनिया हो गया, किसी कोई नौकरी से चला गया तो स्किज़ोफ्रीनिया हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नफ्सियाती बीमारियों की स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ये ख़ानदान में चलती हैं और ख़ानदान में बार बार शादियाँ करने पर, मेरे बहुत सारे KP के, सदर्न पंजाब और कश्मीर, इन 3 जगहों से इतने पेशेंट्स आते हैं कि एक घर में 8-8, 10-10 मरीज हैं जो खानदान में पे दर पे शादियों की वजह से बीमारी का जरासीम फल फूल रहा है। उनको मैं कहता हूं कि आप खानदान से बाहर भी नहीं, आप अपने सूबे से बाहर शादी करें, क्योंकि खानदान से बाहर भी आपके अराउंड हर खानदान में एक मेंटल इलनेस का पेशेंट मौजूद है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये जेनेटिकली भी आगे ट्रांसफ़र होती हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम माहौलियाती अवामिल देखें, मसलन बचपन का तशद्दुद हो या तनाव हो या मुनशियात का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो, तो इस तरह से बीमारियां जन्म ले सकती हैं। जैसे कहते हैं कि पास्ट ट्रॉमा है या बचपन का कोई तशद्दुद, बच्चे को बहुत ज़्यादा सख्ती उसने बर्दाश्त की हो तो आगे जाकर इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जेनेटिक्स के बाद अगर हम ख़ास तौर पे स्किज़ोफ्रीनिया की बात करें, अगर वालदैन अलाइंड नहीं है, बच्चों से मारपीट से ज़्यादा वालदैन का अलाइन ना होना, वालदा मशरिक की बात कर रही है, वालिद मगरिब की कर रहा है, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनका माइंड स्प्लिट हो जाएगा, स्किज़ोफ्रीनिया हो सकता है।
फिर सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे व्यूअर्स देखते हैं, सबको पता है कि इस वक्त लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, हर बंदा मुल्क से बाहर जा रहा है। जेनेटिक्स के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर स्किज़ोफ्रेनिया में माइग्रेशन है। जो आप अपनी धरती छोड़ के कहीं और जाते हैं, इसका बहुत बड़ा टोल टैक्स होता है। लोग समझते हैं इससे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नहीं, इससे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मेजर मेंटल इलनेस होने का भी इम्कान बढ़ जाता है। सो बहुत सारे जेनेटिक्स के अलावा भी रिस्क फैक्टर्स हैं और ड्रग यूज़ तो बहुत ज़्यादा। जो बच्चे टीन एजेस में चर्स इस्तेमाल करते हैं, जो सेफ नशा समझा जाता है, कदरे पूरी दुनिया में लीगलाइज है, उनका स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्कान 6 गुना बढ़ जाता है। जो 17, 18, 19 साल की उम्र में चर्स पीता है, बड़े होके आम आदमी से 6 गुना ज़्यादा इम्कान है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा। तो कुछ जीन्स हैं, कुछ इन्वायरमेंट है। जीन्स हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बच्चे कम पैदा करें और ख़ानदान में शादियाँ ना करें। इन्वायरमेंट के कंट्रोल की बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई। बिल्कुल ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे इन पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने समझाया कि ये तमाम मसाइल हैं, क्या कैफियत होती हैं मरीज़ की और क्या उसके माइंड में उस वक्त चल रहा होता है और उसको डील किस तरह से किया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।